आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं ना, हम उसका एक संक्षिप्त वर्णन अगले 1 घंटे 40 मिनट का ये समझ लेते हैं कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, ताकि सबको समझ आ जाए। तो इसको संक्षिप्त में समझने के लिए ना एक कविता है, उसी से समझ पाएंगे। तो कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गली में आते हैं, गंदे नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हैं। 2014 के बाद जो दलित एकदम हिंदू बन गया। आता हूं ना साहब पर आपके चुनाव में। ठीक है। क्या खाते हो भाई? जी एक दलित जो खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज की बाहर खाता हूँ, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई? जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम। मुझे लगा शराब पीते हो। हाँ पीता हूं ना साहब, मगर चुनाव में। क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपसे छोड़ी हुई गंदगी, और 30 पर भी आपके जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं ना साहब चुनाव चुनाव में। में। क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब आपके चुनाव का प्रचार। कुल मिला के ये बात है। मुझे एक बात बताओ, दलित और हिंदू एक है या नहीं है? देखो, दलित की जो परिभाषा है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो अगर उसका लिटरल मीनिंग देखें तो ये आता है कि दबा कुचला। हम्म। अब उसके अंदर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसके अंदर ज़्यादातर और कुछ लोगों को छोड़ के या कुछ बहुत एक छोटा सा वर्ग छोड़ के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या फिर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी वो लोग आते हैं। हम्म। हर कोई अपनी अपनी एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन की डेफिनेशन दे देता है। अब हम जब हम हिंदू कम्युनिटी को और दलित कम्युनिटी को हम अगर कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हिंदू के ये राइट्स हैं, जैसे हम्म। फंडामेंटल राइट होते हैं उसी तरीके से एक रिलीजन के जो अधिकार हिंदू होते हैं ना, तो हिंदू वाले जो राइट अधिकार हैं बिल्कुल है, तो सामाजिक क्या वो राइट। दलित हिंदू को मिल रहे हैं? तो फिर क्यों टेम्पल एंट्री बैन होती हैं? क्यों दलित प्रीस्ट नहीं होते हैं? अच्छा हाँ। एक और बात है, दलित प्रीस्ट की जो आपने बात करी। हम्म। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में 5,000 वो बनवाए हैं अभी, दलित प्रीस्ट। 2500 सिर्फ तमिलनाडु में। ठीक है। इस इससे अपलिफ्टमेंट होगा? इससे एक कहते हैं ना कि एक ब्रेक थ्रू होता है चीज़ों का, कि एक्सेप्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हर चीज़, हर एक प्लेटफॉर्म या हर एक पोजीशन उस चीज़ की काबिलियत पे दी जाती है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। आज से करीब 7 साल पहले की बात है, 7 या 8 साल पहले की बात है। मैं एक शादी में गया, मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं, उनकी बहन की शादी थी। तो फिर वहाँ पर पंडित जी बैठे थे। सारी चीज़ें होने के बाद खाना वाना खाने के टाइम पे मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा, मैं पंडित जी मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी जो काफ़ी यंग थे वो। तो मैंने कहा आप इस यंग, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखे हैं थोड़े बूढ़े होते हैं, एजेड होते हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे ये चीज़ आपकी लर्निंग कैसे होती हैं, आप कैसे सीखते हैं ये सब चीज़ें? तो उन्होंने बताया कि भैया, मैंने कहा फिर किसी कोई डिग्री वगैरह होती है? बोलते नहीं नहीं, डिग्री होती है इसकी। मैंने यार फिर घर पे, बोलते घर पे तो जो हमारा माहौल है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी डिग्री होती है। और जेएनयू के पास में ही एक मेन रोड पे उन्होंने बताया कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, बोलते वहाँ से मैंने डिग्री करी है। मैंने कहा बढ़िया पंडित जी। मैंने कहा अगर, फिर मैंने ये पूछा उनसे, मैंने कहा क्या अगर कोई दलित कम्युनिटी का आदमी उस चीज़ की डिग्री ले लेता है तो क्या वो एलिजिबल हो जाता है? तो टेक्निकल आंसर ये था कि हाँ वो हो जाता है। लेकिन उन्होंने फिर एक और चीज़ ये बोली कि अरे, जिसका जो काम है वो काम करेगा ना। क्या काम है दलित का? दलितों का जो जाति के आधार पे जो हमारे काम बांटे गए, जो हम्म। चमार कम्युनिटी कहा गया और भंगी समाज बोला गया वाल्मीकि समाज को, हम्म। जो इस तरह के जो जाति आधार पे काम है, कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज जब गली से बाहर निकलिए, मोहल्ले में निकलिए, जितने भी जमादार हैं या फिर हमारे जो भाई बहन हमारे कूड़ा उठा रहे हैं, आपको एक डाउट नहीं लगेगा कि उनके अंदर से वो कौन सी जात से आते हैं, हम्म। चाहे आप किसी भी किताब में ये चीज़ें लिख दें। तो कहने का मतलब ये है कि कितने ही लोगों को आप शपथ दिलाएं, कितना ही आप उनके ऊपर कानून बनाएं। कानून बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी वजह से आज की डेट में आर्टिकल 17 के अंदर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करी, उसका हमें फ़ायदा मिला। तो वो बहुत ज़रूरी है लॉ। लेकिन उसके साथ हमें जो एक ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है सोशल एजुकेशन
कि लोगों को ये चीज़ समझाई जाए, दूसरा कि एक सोशली अपलिफ्टमेंट। जैसे मैं एक चीज़ मैंने दूसरे इंटरव्यू में कही थी कि पंडित जी होते हैं, हम कूड़े वाला जी बोलते हैं क्या? जो हम लोग स्टार्टिंग से ही ये चीज़ शुरू करते हैं, अगर आप प्रोफेशन को ही अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं कि नहीं हर किसी का एक प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन को आप कूड़े वाला जी हो गया, बर्तन धोने वाली दीदी जी हो गया, या फिर आप पंडित जी हो गया, लाला जी हो गए, तो किस तरीके से जाति के आधार पे ये जी जुड़ जाता है नाम के साथ में। ये जी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये डिग्निटी है। एक ये अच्छा, डिग्निटी से मुझे एक बात याद आई आपकी, डिग्निफाइड लेबर के बारे में क्या विचार है आपका? डिग्निफाइड लेबर को आप एग्जैक्टली और व्हाट डिग्निटी ऑफ लेबर? डिग्निटी ऑफ लेबर हर किसी की होनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं इस चीज़ को वेस्ट से कंपेयर करता हूँ, काफ़ी चीज़ों पे मैं वेस्ट से अगेंस्ट में रहता हूँ उनकी पॉलिसीज़ पे, लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी वहाँ पे कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो अच्छे से मेंटेन है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है वहाँ की, उसको हर कोई आदमी एक अफोर्ड कर सकता है। नहीं, थोड़ा डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर धरातल की बात करता हूँ आपसे। मैनुअल स्कैवेंजिंग डिग्निटी ऑफ लेबर का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। बिल्कुल। आपको पता है डिग्निटी ऑफ लेबर में मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या आलम है इस टाइम पे? सरकार क्या कहती है इसको लेके? सरकारी रिकॉर्ड तो ये कहते हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था और सुना था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से कोई डेथ ही नहीं हुई है। डेथ नहीं हुई है, राइट। एंड दिस इज काबिले तारीफ चीज़, मतलब ये तो मतलब मेरे को लगता है कि काबिले तारीफ चीज़ है और इस चीज़ को तो प्रचार पूरे देश में कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर उसके बाद हमारे वाल्मीकि समाज से जो लोग मरे हैं उनके परिवारों से भी एक इंटरव्यू होना चाहिए कि हमारी तरफ से तो नहीं मरे हैं। अब कहने का मतलब आप उसका अगर आप उस चीज़ का थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, हम लोग इसको इसका एनालिसिस करेंगे, तो ये समझ में आता है कि जीते जी तो उनको कभी सम्मान मिला ही नहीं, मरने के बाद भी नहीं मिला। मरने के बाद भी नहीं मिला। आप मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बताना चाहेंगे? क्या होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने शब्दों में, कड़क शब्दों में? एक सीधी, हाँ सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा आम तौर पे ये है कि दुनिया का मलमूत्र, कड़े शब्दों में अगर कहा जाए कि सबसे पूरे इंसानी मल जो होता है, और उसको और भी कड़े शब्दों में बोलो जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बंधु करते हैं, कि टॉयलेट, लेटरिंग, ऐसे सीवर्स, उसके अंदर वो लोग खुद जाके अंदर जाके उसका साफ सफाई करना, उन जहरीली गैसों को अपने पास लेना, और उसके बदले उनको सिर्फ अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ एक शराब का कुछ वो लालच, या फिर उनको कि आप मर गए हैं लेकिन आप मैनुअल स्कैवेंजिंग से नहीं मरे हैं। Total number of manual scavengers identified in India in all of the 17 states from Andhra Pradesh to West Bengal is 58,098 total manual scavenger worker. आपने बता दिया है कि 0 डेथ हुई है, बट listen to this. Despite laws and court orders, manual scavenging continues to kill worker. This is an example in 1923. Alarming death due to scavenging were reported in Delhi and Uttar Pradesh. So every month, from this article, 12 people lost their lives in a single month, with 8 deaths occurring in Uttar Pradesh and 4 in Delhi, like in the Delhi, right? So the capital के अंदर 4 हुई, उसके ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी डेथ्स हैं। अच्छा, ये रिपोर्टेड डेथ्स हैं, ये रिपोर्टेड डेथ्स हैं, अंडर रिपोर्टेड का तो कोई है ही नहीं है। हाँ। वही अंडर, अच्छा अंडर रिपोर्टेड से मुझे याद आया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अंडर रिपोर्टेड क्राइम फ्रॉम, डू यू बिलीव इन द कास्ट बेस्ड क्राइम? मैं उस चीज़ पे आता हूँ, पर वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में एक और चीज़ आपको ऐड कर दूँ कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक आवाज़ की कमी है। पहली चीज़, कम्युनिटी बोले, कम्युनिटी से जो जैसे दलित जर्नलिस्ट हैं उन लोगों ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा एक अगर किसी को समझनी भी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या, किस तरह से चल रही है, एक इंडिया अनटच करके डॉक्यूमेंट्री मेरे को काफ़ी पसंद है। वो पसंद इसलिए क्योंकि उन्होंने वो वास्तविकता को छेड़ा है, वास्तविक को दिखाया क्या है। दिखाया उसमें इंडियन टच में? उसके अंदर वो दिखाया है कि किस तरीके से हर धर्म के अंदर जातिवाद प्रैक्टिस होता है। जातिवाद क्या है, किसी को अगर समझना है कि जातिवाद क्या है, और आप यूट्यूब की दुनिया में जी रहे हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। वो चीज़, उस चीज़ को मैंने लंदन में भी टेलीकास्ट किया, और टेलीकास्ट पता नहीं सही शब्द है नहीं, मतलब उसको दिखायागा मैंने वहाँ पे अपने टेन्योर के दौरान। और उसके साथ में एक है शमदीश भाटिया का भी एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने बनाया है। तो उन डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि
वाल्मीकि समाज, खासकर मैं वाल्मीकि समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये बार-बार ये बोल रहा हूँ ना वाल्मीकि समाज, क्योंकि ये चीज़ें विटनेस होती हैं कि वाल्मीकि समाज ही ज़्यादातर इस काम के अंदर को छिड़ा गया है। उसी के अंदर एक पीएचडी करा हुआ बंदा भी वो बोलता है कि मैंने पीएचडी करी हुई है, पर मेरे को काम ये करना पड़ता है भाई। मैनुअल स्कैवेंजिंग का। ये डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है, ये ऑन द रिकॉर्ड महाराष्ट्र की बात है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना उनको जब वो पैदा होते हैं ना उनके अधिकार तब मिलते हैं, ना डिग्निटी तब मिलती है, उनके बच्चे ही इसी तरीके से रह जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ियाँ बदलती हैं, जगह बदलती हैं, गांव से शहर आते हैं, काम वही सेम रहता है। कुछ लोग मर जाते हैं, उसके बाद ये बोला जाता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से तो कोई डेथ ही नहीं हुई है। अनटचेबिलिटी है अभी? बिल्कुल है। अब अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है वो आप बताएंगे या फिर हम थोड़ा बहुत मैं उस पर शेयर कर सकता हूँ? बताइए बताइए, क्या चल रहा है? अनटचेबिलिटी टाइम टू टाइम बदलती है। अनटचेबिलिटी रूरल एरियाज में डिफरेंट है, सेमी अर्बन में अलग है, अर्बन में अलग है, इलीट्स में अलग है और विदेशों में अलग है, हर जगह प्रेजेंट है। बट मुझे लग रहा है एक डीबीए कम्युनिटी के लिए जो अनटचेबिलिटी है वो कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि हर जगह है, उसका बस तरीका हल्का सा अलग है। बिल्कुल। स्मॉल एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरा खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, किसी भी आप गांव क्षेत्र में जाएं तो आप देखेंगे कि जो दलितों की बस्ती है, इंक्लूडिंग हमारे एरिया के गांव की बता रहा हूँ मैं, वो बस्ती जो है ना, दलितों की बस्ती हमेशा एक साथ होती है, गांव के बाहर होती है। ऑफिशियल अगर आप उसकी मार्किंग करेंगे ना तो वो दलितों की बस्ती हमेशा बाहर होती है, पहला चीज़। और ये कॉमन है, अब आप यूपी में जाएं, बिहार में जाएं, तमाम किसी भी गांव में जाएं, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, जोग्राफिकल लोकेशन जो है उनकी, कि पूरब की तरफ कौन रहेगा और पश्चिम की तरफ कौन रहेगा, क्योंकि वो एयर सर्कुलेशन जो होता है कि दलितों की हवा भी हमें नहीं चाहिए कि इनके घरों से जो हवा होती हुई आ रही है उस हवा को भी दूषित होते हुए आना पड़ रहा है। तो दलितों की बस्तियां जो होती थी वो पश्चिम में होती थी, वो आज भी ऐसी हैं। अब बाहर रखने से क्या होता था कि नालियां, नगर निगम की जो चीज़ें हो गई, लोकल अथॉरिटीज़ की जो सुविधाएं होती थी, फॉर एग्जांपल जैसे नालियां बननी है तो नाली पूरे गाँव में बनेगी, आईएएस अपना काम करेगा, लेकिन आईएएस गांव के बाहर नहीं करेगा ना। गांव के बाहर काम नहीं करेगा मतलब दलितों के पास नाली नहीं आएगी। टॉयलेट आप पहुंच रहे हैं ना, कई जगह टॉयलेट पहुंचे भी हैं तो उसका कुछ फॉर्मेलिटी के लिए टॉयलेट भी पहुंचे हैं, लेकिन टॉयलेट फिर वो ब्लॉक हैं, सीवेज नहीं है, ऑन रिकॉर्ड आप दिखा सकते हैं, नालियां नहीं है। तो दलितों को छोड़ो, आप यहाँ पर हम शहर में बात कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मैं तो बोल रहा हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आप खड़े हो जाओ, अगर आपके पास नाली नहीं होगी, आप किस तरीके से आप मेंटेन करोगे हाइजीन? दलितों को उस स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये घटाइजेशन हो गया। फिर आप आते हैं शहरों में, आ जाइए दिल्ली में। आज हम बैठ के अगर हम बात करते हैं, दिल्ली के अंदर ये पूछो वाल्मीकि बस्ती कहाँ पर है, जे कॉलोनी के अंदर कौन रहता है, उसके जस्ट आगे कौन रहता है, मतलब आपको इससे सटीक एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है। मैं पार्लियामेंट के आसपास की बात करता हूँ आपसे। आज पार्लियामेंट के आसपास है 16 धोबी घाट, और इसका साइकोलॉजी भी समझिए कि किस तरीके से ये लोग एस्टेब्लिश हुए और कहाँ रखा गया। जो धोबी घाट हैं वो इतने पुराने हैं, मतलब ऐसा है कि आज की डेट में भी वहीं पे स्थित है, काफ़ी पुराने हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, एमपी फ्लैट्स हैं आसपास, लेकिन कपड़े कौन धोएगा? ये तो नौकर करेगा ना काम। नौकर कहाँ करेगा? नौकर दूर रहेगा तो आना पड़ेगा, इसको पास में रखो। तो जो एमपी फ्लैट्स हैं इसके पीछे गोल एक जगह है, मतलब ये मान लीजिए एग्जैक्ट उस एरिया का नहीं मेरे को मापदंड, लेकिन जितने में एक एमपी की कोठी होती है उसके अंदर 40-50 बस्ती हैं। वहाँ पे धोबी घाट है, जहाँ पर एक एमपी का फ्लैट होता है या कोठी होती है, उतने ही एरिया में 70-80 परिवार रह रहे हैं। किस स्थिति में रहेंगे? तो ऐसा आप ये समझिए कि दलितों के बिना, जो बैकवर्ड समाज है उनके बिना काम भी नहीं चल सकता हमारी सोसाइटी का, उनको नहीं चल सकता है। बिल्कुल सही। अगर हमारे वाल्मीकि समाज ये बोलने कि भाई हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, बस खत्म। पूरा दिल्ली, पूरा देश सड़ जाएगा एक दिन के अंदर हो जाएगा ना। तो उनको आसपास भी रखना है, लेकिन अपने साथ नहीं रखना है, अपने पास रखना है कि मेरी एक बार एक बेल बजाती वो आ जाए।
एक फ़ोन करती 2 मिनट में आ जाए, मेरी सुविधा के लिए मेरे आसपास रहे। तो धोबी घाट के आज के टाइम में भी बच्चे धोबी का ही काम कर रहे हैं। ये शहर में आ गए हम, मैंने आपको गांव बताया था, शहर में आ गए, विदेश में आ जाते हैं। मैं लंदन में रहा, मैं यूएस भी काफ़ी घूमा, लंदन के बारे में ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं। लंदन के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से जो दलित समाज के जो लोग बाहर गए, पहली बात तो जो ज़्यादातर लोग बाहर गए वो सवर्ण समाज के थे, और वो अपने आप को क्लेम वहाँ करते हैं कि साउथ एशियन माइनॉरिटीज़, उसके अच्छा। बेसिस पे वो रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन सीख करते हैं। जैसे बाहर है बेम कम्युनिटी यूके के अंदर, जैसे प्रोफेसर भी होते हैं वहाँ पे, तो बेम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो लोग 14% के आसपास एक डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग रिप्रेजेंटेशन मांग करते हैं। बेम कम्युनिटी क्या है? ब्लैक एशियन माइनॉरिटी एथनिसिटी। उस एशियन के अंदर इंडियन कम्युनिटी भी आती है। उस इंडियन कम्युनिटी के अंदर मैं बोलता हूँ कि जब आप इतना ही बाइफर्केशन कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस एशियन कम्युनिटी के अंदर और इंडियन कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर लोग कौन है? इंडिया के मेजॉरिटी दलित्स, बैकवर्ड लोग वहाँ माइनॉरिटी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जाकर आप सीख करते हैं रिप्रेजेंटेशन बेम कम्युनिटी के नाम पे, लेकिन आप यहाँ पर भी, वहाँ पे भी डोमिनेटिंग क्लास है विद इन इंडियन कम्युनिटी, और यहाँ भी डोमिनेटिंग क्लास है। तो जिस तरीके से जो दलित कम्युनिटी के वहाँ लोग रहते हैं, आसपास रहते हैं, जो सवर्ण कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। डिस्पाइट आप लंदन भी पहुँच गए, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच हो चुका है, लेकिन जो गेटाइजेशन जो मैंने आपको बताया, जो गाँव में था किस तरीके से अलग अलग रहना और दूर दूर रहना, कितना पास रहना, वही दिल्ली तक, हम शहर तक आ गए। दिल्ली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये हर शहर में कॉमन है। हम विदेश में आ गए। तीसरी चीज, इंटरकास्ट मैरिज ना यहाँ होती है, ना यहाँ होती है, ना यहाँ होती है। तो ये चीज समझ में आई कि अगर अगर आप दलितों के पास पैसा भी आ जाएगा ना, तो स्थिति बेहतर होगी, और सबके पास होना चाहिए। मिनिमम वेजेस जो है इंडिया के अंदर बढ़ने चाहिए कि दलितों के पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। लेकिन आप उस मानसिकता का, जाति सूचक मानसिकता का आप करेंगे क्या? कोई बोल, अब आज की डेट में दिल्ली के अंदर से डिबेट चलती है तो बोलते हैं कि ये तो गाँव की होती हैं चीज़ें, शहरों में नहीं है। फिर उनके घर में जाके देखो, जो काम वाली दीदी होती है ना, उनका कप साइड में होता है, वो चप्पल पहन के अंदर नहीं आती हैं, उनके खाने की प्लेट भी अलग होती है। और इनसे ये पूछ लो, 20 साल से आपके घर में नौकर था, 30 साल से ये नौकर था, इनके बच्चों के लिए आपने क्या कर दिया? मिनिमम वेज वो नहीं देते, मैटरनिटी लीव सबको मिलती है ना, गवर्नमेंट, अब तो प्राइवेट में भी मिलती है। क्या आपकी काम वाली दीदी को आप 6 महीने की तनख्वाह दे देते हैं कि इनको मैटरनिटी लीव होती है? गर्भवती महिलाएं भी दूसरे घरों में काम करने जाती हैं दलित समाज की, मजबूरी है, और मजबूर किया जा रहा है। तो कानून हमें ज़रूरत है, हमारे को ये सब पॉलिसी की ज़रूरत है। वो पॉलिसी, अगर एट्रोसिटी एक्ट नहीं होगा तो नंगा नाच होगा। एट्रोसिटी एक्ट से मुझे एक बात याद आई, जस्टिस यूजुअली M.K. मुखोपाध्याय का एक जजमेंट था इस पर। जजमेंट था कि एट्रोसिटीज एक्ट में काफ़ी ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो गलत खारिज करे जा रहे हैं, मैलिस के प्रति खारिज करे जा रहे हैं। इसलिए जो एट्रोसिटी एक्ट है इसको थोड़ा सा लीनियंट करना पड़ेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द जस्टिसेस हमारे, मेरे को आप ये बता दीजिए कि कौन सा एक्ट, पहली चीज़ तो मेरे को नहीं लगता कि मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन एक बार को अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी ये कहता है, जैसा आपने, कोई भी अगर कहता है कि मिसयूज़ हो रहा है या फिर गलत तरह से यूज़ हो रहा है, मेरे को आप ये बता दीजिए कि कौन सा लॉ है जो मिसयूज नहीं होता है। नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मिसयूज़ के नाम पे जब टिप्पणी करनी होती है ना, पब्लिक ओपिनियन बनाना होता है, या एक एजेंडा, नैरेटिव या प्रोपेगेंडा सेट करना होता है, तो आप दो ही एक्ट का नाम लेते हो, 2 ही सेक्शंस का। एक होता है एट्रोसिटी एक्ट पे बोलते हो, और दूसरा बोलते हो डाउरी डेथ या फिर डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब अगर समाज के अंदर अगर कोई ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, तो या तो महिलाएं हैं, और महिलाओं के अंदर भी दलित महिलाएं और ज़्यादा हैं, दूसरा दलित हैं। अब उन्हीं की संरक्षण के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट आया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, या फिर डाउरी डेथ या फिर डोमेस्टिक वायलेंस। उसके अंदर हो सकता है 1-2 गलत निकल गए हों फॉर सम रीज़न, बाकी चीज़ें तो 100 के हज़ारों की संख्या में है ना। आपने 1-2 के बीच में आधार बना दिया कि ओहो ये तो बहुत गलत यूज़ हो रहा है, अंडर रिपोर्टेड भी है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे सर। मतलब आप वो बात करेंगे तो कितने दलित हैं जो पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए शिकार हैं, कितने लोग गांव से प्रधान के डर से बाहर नहीं निकल पाते,
पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाते, कोर्ट नहीं पहुंच पाते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते। जो लोग पहुंच गए जेलों में बंद हैं, जेलों में बंद सबसे है। मेरे पास ये फिगर एनसीआरबी है, का डेटा होगा, मेरे पास ये डेथ फिगर है, पेनल्टी का डेटा राइट। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं डेथ पेनल्टी रिसर्च हाँ प्रोजेक्ट था हाँ एक, हाँ जो कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं एनएलयू दिल्ली के, अनूप सुरेंद्रनाथ जी ने उसको लीड किया था, राइट, यही डेथ पेनल्टी पे, डेथ पेनल्टी का राइट प्रोजेक्ट। राइट। तो मैं भी आई बीन पार्ट ऑफ इट। तो उसके अंदर जब फाइनल रिपोर्ट हमारी बनी, मैं दिल्ली के अंदर उसमें मैंने काम किया, और मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया, और मैं आई थिंक एमपी के अंदर मैंने काम किया। तो यूपी के अंदर, दिल्ली एमपी एंड यूपी, मैंने 3 स्टेट में मैंने काम किया उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो लेकिन जब फाइनल, और भी काफ़ी सारे लोग थे, जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर ये था कि 78% उसके अंदर दलित और बैकवर्ड से डेथ पेनल्टी में ना, डेथ पेनल्टी के अंदर। हाँ ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मैं का बस एक लाइन और कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो डेटा को मैं, उसका ट्रू जस्टिफिकेशन ये है कि 78% ऑन रिकॉर्ड ही हो गया कि ये दलित कम्युनिटीज जो हैं इनको डेथ पेनल्टी ज़्यादा मिली है। लेकिन जब मैंने ऑन ग्राउंड, मेरे एक्सपीरियंस से ये रहा, लोग ऐसा था कि सर हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम लोग अपनी एफआईआर नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, ना हम अपील कर सकें। तो कहने का मतलब ये है, और वो लीगल एड के ऊपर निर्भर है, लीगल एड को लेके कितनी ज़्यादा इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है। जस्टिस मुरलीधर ने ये चीज़ कही है, और तमाम हमारे जजेस ने कही है कि लीगल एड जो है वो इनएडुकेट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जज साहब का कोटेशन आपने मेरे को दे दिया ना, मैं भी आपको जज साहब का कोटेशन नहीं दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं बस एक स्मॉल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर कोई पिछड़ा दलित है, कमज़ोर आदमी, उसको उठा के सिर्फ आप एक प्लांट कर दीजिए, फॉर इंस्टेंस प्लांट कर दिया ना, वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा, वो सिर्फ बोल सकता है कि साहब मैंने नहीं किया, उसको दूसरी लाइन नहीं बोल पाएगा, वो इतना दबा कुचला है। उसको आप कोर्ट में फ्रेम कर दो, आपके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड आपने लीगल एड से दे दिया, इनएडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसको वहाँ से सजा हो जाती है, वो फिर अपील करता है, वहाँ सजा हो जाती है, फिर अपील करता है, सजा हो जाती है, फिर फांसी की सजा हो जाती है। एक कमज़ोर दलित आदमी किस तरीके से फांसी का भी शिकार हो सकता है, ये इसका जीता जाता सबूत है। डिग्निफाइड लाइफ एंड नॉन डिग्निफाइड डेथ, बिल्कुल राइट। ये इसी पे ही बता रहा हूँ आपको, 2022 का एनसीआरबी का डेटा है। स्केड्यूल कास्ट हैं टोटल 58,24,946 कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं, और 59 लाख 58 लाख, हाँ राउंड अबाउट 58.50 लाख। उसके बाद 35 लाख केसेस हैं एसटी पे, 35,61,379, और 22,63,568 स्पेशल लोकल लॉज। अंडर ट्रायल्स इसमें कितने होंगे यार, कितने अंडर ट्रायल्स होंगे, अंडर ट्रायल कितने होंगे, अनरिपोर्टेड कितने होंगे, और कितने ही विक्टिम को एक्यूज बना दिया होगा यार। आपने हमारे जो डायरेक्टर साहब है ना, उनकी जो रूट्स हैं बिहार से हैं, ठीक है। आपने कभी मुसहर्स का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है? मुसहर कम्युनिटी, सुरेश जी आपने सुना है मुसहर्स का नाम, है ना? है ना मुसहर। पता है मुसहर्स क्या खाते हैं? मूसा खाते हैं, जो कि चूहा होता है, Right. मूसा बोलते हैं उसको देसी लैंग्वेज में जी, तभी उसी के नाम पे मुसहर्स पड़ गया। बीबीसी का आर्टिकल पता है क्या बोल रहा है इसको लेके? गो विदाउट वर्क फॉर अप टू 8 months a year। तो बीबीसी ने जब ये आर्टिकल छापा था, तो बीबीसी ने इसमें माइनॉरिटीज के बारे में बताया। जैसे आप बता रहे थे ना लंदन में माइनॉरिटीज के बारे में। सो दिस इज व्हाट बीबीसी एक्चुअली, राइट। एंड मैं हो गया शॉक, क्योंकि मैंने ये चूहा कहाँ देखा है चूहा खाते हुए फर्स्ट टाइम। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं बहुत प्रिविलेज क्लास से आता हूँ। मैंने चूहा पहली बार देखा था जय भीम मूवी में, जिसमें वो खेत से चूहा मार के निकाल के खाते हैं साउथ में। और उससे पहले मैंने पता है कहाँ देखा था? तमिलनाडु के जब फार्मर्स आए थे ना प्रोटेस्ट करने महाराष्ट्र, तो जब वो नंगे बैठ गए थे चूहा मुंह में लेके, तब। बीबीसी काफ़ी अच्छा काम करती है अपने तरीके से, लेकिन मतलब वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, ठीक है। तो बीबीसी के अंदर कितने दलित जर्नलिस्ट हैं मुझे वो बता दें,
या फिर जो दलित जर्नलिस्ट ग्राउंड लेवल पे इतना काम कर रहे हैं विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी सपोर्ट, अपनी डेडिकेशन को लेके, अपने एम्बिशंस को लेके कि कास्ट को लेके हमें कंट्रीब्यूट करना है, उन दलित मीडिया के साथ बीबीसी किस तरीके से एसोसिएट होकर उनके साथ काम कर रहा है वो बताते। मतलब वो वही वाली चीज़ होगी, मैंने एक और जगह बोली थी कि अत्याचार भी हमारा, हंटर भी हमारा, कलम भी हमारी, लिखेंगे भी हम, इंसाफ भी हमारा। आप गेट कीपर्स ऑफ द मूवमेंट कह देते हैं उसे अंग्रेजी में। हाँ सही है। मतलब अत्याचार भी आप करोगे, ओहो, और उसके बाद कि भाई गलत हुआ भी हम बोलेंगे, और कितना गलत हुआ उसका हिसाब हम ही लिखेंगे। तो ये उसका जीता जाता प्रतीक है। अच्छा, तो कास्ट बेस्ड वायलेंस पे आपका वो ठाकुर का कुआं कविता जो है वाल्मीकि जी, वो बिल्कुल सही लिखा है ओम उस पे। प्रकाश, बिल्कुल सही लिखी है, और ये घर घर की कहानी है। मतलब आप मानते हो कि वो जो ठाकुर का कुआं है वो सच है एकदम? बिल्कुल, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हाँ। की वो कविता हर किसी को पढ़नी चाहिए। है ना? हाँ दुर्भाग्य की बात है कि हाँ। वो उस तरह की घटनाएं हमारे पूर्वज हमें सुनाते थे। आप सुनाओगे एक बार खोल के? मैं पढ़ दूं, मेरे पास है खोली हुई। आप पढ़ दें। अब मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं ठाकुर का कुआं तो उसका जिस्ट आप पढ़ दो, उसका एक बार जिस्ट पढ़ दो, मुझे बताओ, पूरा पढ़ देना एक बार। आपने सुनिए सुरेश जी, ठाकुर का कुआं नहीं सुनना जरा? अब स्वर्गीय हैं हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं। मतलब जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन सर करके गए हैं, मतलब हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और ठाकुर का कुआं मतलब एक अंदर की उस रूह को जगाता है, मेरे और मेरे साथ तमाम दलित भाइयों को, बहनों को, कि मतलब आपने बस वो चीज़ शब्दों में पिरो दी। जी तो हम सभी रहे थे, हमारे माँ बाप, हमारे हाँ। रिश्तेदार, दोस्त, बंधु, सब वो जी रहे थे। तो हाँ। उसका एक जीता जाता वर्णन है तो सिर्फ। पढ़ दो बस अब आप। हाँ। ठाकुर का कुआं। हाँ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, हाँ। रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर खेत ठाकुर का। हाँ। बैल ठाकुर का, हाँ। हल ठाकुर का, हल्की मूठ मूठ पे हाँ। पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। हाँ। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। कितना सच है ये? अब आज सब सच है या ये अब कुछ बदला? ये 100% सच है। अभी भी सच है? ये बिल्कुल आज की डेट में सच है। हाँ। मैं तो कहता हूं कि इसके अंदर ठाकुर एक जो है, एक सिर्फ जाति का वर्णन नहीं, एक उस एक समाज वर्ग का का, वर्णन है। उस वर्ग का वर्णन है जो इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे हम नहीं करते। अरे क्या आपके पास खेत हैं, आप शहर में आ गए, आपका करने का तरीका अलग है। इसलिए मैंने आपको ग्लास कंपैरिजन रख दिया, प्लेट है ना, अलग रख दिया, वो रख दिया। पैसे नहीं दिए। मतलब वही लोग आपका आके हो सकता है खाना बना दें, आपकी बेडशीट साफ करें, आपके घर को साफ करें, आप उन्हीं से वो चीज़ भेद, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का माइंडसेट इस तरीके है। मैं जिस तरीके से अब्यूज़ कर सकता हूँ, जिस तरीके से उसको कह सकते हैं ना, जाति के नाम से आप कितना शुगर कोट कर लो, क्योंकि आप स्कूल कॉलेज में आके ये सब शुगर कोट लैंग्वेज सीख जाते हो, वो भाषा जो कल्चर में बोलते हैं वो सब सीख जाते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो कहीं ना कहीं वो रहती है। तो ठाकुर एक जो वर्ग है उसके अंदर वो पूरे सबको डिफाइन करता है, किस तरीके से गाँव के अंदर खेत की बातें हैं तो आपका घर, और फिर देश विदेश। तो यार मुझे आप एक बात, अभी मैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको अगर आप बताना चाहो खोल के तो बताना, बट ये जो कास्ट बेस्ड वायलेंस होती है जिसमें आता है कि ऊंची जात के आदमी ने नीची जात के साथ कुछ करा, बिल्कुल होता है, ये हो रहा है, लोग बिल्कुल हो रहा है, सिर्फ उसकी जात देख के कर रहे हो। बिल्कुल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि जैसे मैं माधोगढ़ बुलंदशहर से आता हूँ, तो बुलंदशहर की ही न्यूज़ है। उससे पहले मेरठ की भी मैंने सुनी है, मथुरा की भी सुनी है, तमाम चीज़ें, कि एक शायद पुलिस वाले को शादी घोड़े पे बैठ के निकालनी पड़ी, या फिर तभी निकली जब पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन मिला। हाँ हाँ हाँ, पूरा अभी की प्रोटेक्शन बात मिला, है। पूरा और उससे प्रोटेक्शन। पहले भी ये चीज़ें हुई हैं कि मतलब कहने का मतलब है कि तुम घोड़ी पे बैठने लायक नहीं हो, मूछ रखने के लिए लोगों को मार दिया जाता है। मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाता हूँ ये, और मेरे साथ जो भी तमाम दर्शक हैं वो सिर्फ इससे एक एक्सरसाइज को दोबारा करें, कि हम लोग गूगल खोलते हैं और गूगल के अंदर ना सिर्फ ये लिखते हैं दलित किल्ड। दलित किल्ड? दलित किल्ड, हाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, अभी लिख देते हैं, चलो ठीक है। दलित किल्ड, 2 ही शब्द लिखने,
ठीक है, अब इसको मैं सर्च कर देता हूँ। 27 नवंबर अब 2000। आप सिर्फ न्यूज़ सेक्शन पे चले जाएं, ज़्यादा लंबा डेटा नहीं, न्यूज़ चले जाएं। अब आप मेरे को ये बता दें, आपके पास कौन सी खबर आ रही है पहली? पहली दूसरी छोड़ो, हाँ। आप मेरे को पहली खबर आ रही है 6 घंटे पहले की, हाँ 6 घंटे पहले दलित की। किल्ड, ठीक है। हाँ। फिर 1 महीने पहले की, 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की, ठीक है, 1 डेढ़ हफ्ते पहले की, 6 दिन पहले की। कहने का मतलब ये है, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने दलित मर रहे हैं। और आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है नहीं हो रहा, क्या ये वास्तविकता हो रही है नहीं हो रही? तो ये रहा आपका जवाब। और ये जवाब उन तमाम लोगों को है जिनको ये अभी भी दुविधा है। 2 ही शब्द लिखवाए हैं ना, मेरी इतनी तो हैसियत नहीं है कि मैं गूगल को मैनिपुलेट कर दूं आपके सामने। अब आप मुझे बता दीजिए क्या हो रही है या नहीं हो रही है, और बाकी लोग मेरे को बता दें। यार एक बात बता, ये अभी 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है हमारे पास, तो फिर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चूहा क्यों खा रहे हैं फिर वो? ये तो सरकार ही बता सकती है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पास सारे न्यूट्रिशन वाला खाना है, सारे न्यूट्रिशंस की दाल हैं, प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे चूहा खाना है, मुझे किसी के घर का बचा हुआ खाना खाना है। ये तो मेरे को तो ये बात हजम नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं झोल मेल है इसके अंदर। कास्ट बेस्ड में एट्रोसिटी में अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो होना पॉसिबल है ऊंची जात का नीची जात वाले के साथ, इसलिए होता है। इस पे भी मैं गूगल करके दिखा सकता हूँ आपको, दिखा दो, सेम डेटा, दिखा दो जल्दी ठीक है से ना। एक बार। और उसके बाद मैं ये लीजिए, दलित रेप। अब अटैक्स अगला ऑन, आप पढ़ दीजिए, कितनी देर पहले की आ रही है। 1 दिन पहले, 7 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। और ये सब जो सोर्सेस है ना, मैं सब रिलायबल सोर्सेस हैं। न्यूज़ 20। केरला माइनर दलित एथलीट केस पुलिस अरेस्ट 57 हंट ऑन टू अब्रॉड। केरला दलित गर्ल केस 50 और 59 accused held। आप दिन पढ़ेंगे ना, 1 दिन, 2 2 दिन, दिन, 5 1 दिन। दिन, 7 घंटे पहले, 2 दिन पहले। तो क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या पॉसिबल है, या फिर ये एबीपी, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, डेक्कन हेरल्ड, क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, यहाँ मैं आपको कुछ पढ़ता हूँ, ह्यूमन राइट्स वॉच। मैं हाँ, दलित रेप पे एक और चीज आपको मैं इसी का ही बता, बता रहा था, आप बताओ पहले मुझे एक बार। कि हाथरस की एक घटना हुई। राइट। हाथरस से बोला कि देश जाग गया, देश जाग गया। दलित लड़की हुआ, उसको मार दिया, फिर उसके बाद उसको जला दिया, ये कर दिया। बताओ कितना, मतलब बहिष्कार हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारी, मतलब तड़पती हुई आवाज़ को, हमारे समाज की तड़पती हुई आवाज़ को कोई बोल रहा है, न्यूज़ में दिखाया गया। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये दलितों को देखने के लिए चीज़ नहीं है, हमने तो जिया है उस चीज़ को। आज की डेट में आप गाँव में, पिछड़े एरियाज़ में जाएँगे, तो किस तरीके से पावर डायनेमिक्स काम करते हैं, किस तरीके बताओ ऐसी थोड़ा, घटनाएं ये होती बताओ, हैं। रॉ पावर डायनेमिक्स बताओ आप पहले थोड़ा मुझे। ये इस तरीके की चीज़ें जितनी उस केस में हुई हैं, ये घर घर की कहानी है। कुछ जगह हो सकती है आपको ये चीज़ें ना मिलें, ये चीज़ें होती हैं। पहली बार हुआ नहीं है ये, पहली बार नेशनल मीडिया ने कवर कर लिया। होता रोज है, ये होता तो आम दिन है। हर घर में होता है। और अनरिपोर्टेड कितना रहता है वो एक अलग चीज़ हो जाए। एक बार थोड़ा सा बताओगे कि क्या होता है? जैसे आप एक दलित फैमिली से आ रहे हो, जी। राइट, आपका कल्चर एकदम अलग रहा होगा, है ना? मुझे ये बताओ, ग्रोइंग अप, व्हाट हैव यू सीन अराउंड दी हाउस, विद इन कम्युनिटी, या किस, चलो आपने नहीं, बट किस तरीके का क्या सुना है, क्या देखा है रॉ? जी, नहीं, काफ़ी लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में रहे क्या हैं। क्या स्थितियां रही हैं? आमतौर पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे गाँव है, गाँव के बाहर बस्ती होती है। फिर जैसे काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो कहते हैं ना कि एक देसी कहावत है, मैंने गाँव में सुनी है, कि गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है, मोहल्ले की भाभी। तो उस कहानी का या उस मुहावरे का या इस लाइन का ये अर्थ है कि किस तरीके से दलित परिवार की बहन-बेटियों पे गलत नज़र रखी जाती है।
तो जो हाथरस की जो घटना हुई कि किस तरीके से एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लोग सेक्सुअली असॉल्ट करना या उनको हरास करना, ये रूरल एरियाज में और भी ज़्यादा प्रेवलेंट है। आज भी है ना। ये आज भी है। ये चीज़ के बारे में मेरे से ज़्यादा बेहतर अगर कोई बोल सकता है तो वो गांव के लोग बोल सकते हैं। वो लोग उस चीज़ को जी रहे हैं। बट बोल नहीं पाएंगे, मार दिए जाएंगे। जवाब आपके पास खुद है और उनको बोलना भी चाहिए। हाँ, और हमें उनसे सुनना भी चाहिए। वही लोग और ज़्यादा वास्तविकता बता सकते हैं। ये आप सही कह रहे हो। ये जो अभी आपने बात कही, मैं आप ही के लिए वो Amazon प्राइम पे एक मूवी है विदुआला। विदुआला 2 पार्ट की मूवी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 उसका अब आया है, पार्ट 2 पहले आ गया था। सॉरी, पार्ट 2 पहले आ गया था। हाँ, मतलब जो उसका पहला वाला पार्ट है वो आया है। इसमें जो ओपनिंग सीन है वो है एक ज़मींदार को मारना, क्योंकि वो ज़मींदार गांव के लोगों में जब शादी होती है तो जो बीवी होती है वो सबसे पहले ज़मींदार के साथ सोएगी। इज इट ट्रू दैट हैपेंस इन द सोसाइटी और नॉट? दैट इज़ ट्रू। और ये चीज़ मैं आने वाले टाइम में बोलने वाला था, लेकिन आपने खुद ही ये मूवी के थ्रू बता दिया कि इस तरह की चीज़ें मैंने बड़े बुजुर्गों से, कहीं अगर मैं विजिट करता हूँ, मैंने वहाँ के गाँव के बड़े बुजुर्गों से ये चीज़ सुनी है। तो वो लोग ये कहते थे कि जब हमारी शादियाँ होती थी ना, मैं ऑब्वियसली उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा कि, और वो मतलब कई बार तो स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन उन लोगों के ने बोला कि हमारी आप बीती है कि जब हमारी शादियाँ होती थी तो ये होता था कि पहले की न्यूली वेडेड वाइफ जो होती थी कि पहले इनके यहाँ जाएंगी, ये ऑप्रेस कम्युनिटी के यहाँ, वो लोग अपने पास रखेंगे, फिर कई दिनों के बाद भेज देते जो दूल्हा होता था उसके पास। देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी प्रथा के ऊपर कितने लोग बात कर रहे हैं? चल तो आज भी रही है। चल आज भी रही है। दलितों की महिलाएं हैं ना वो भी। और इस चीज़ के बारे में भी है ना, मैं एक ओपिनियन आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। इसके अंदर वो दलित महिलाएं बता सकती हैं आपको अच्छे से कि क्या आप बीती है। मतलब मैं भी तो मेल कम्युनिटी से आ गया ना, इन कंपैरिजन मेरे पास भी प्रिविलेजेस वो ज़्यादा हैं। दलित महिला दलित मेल से ज़्यादा बड़ी माइनॉरिटी है। विद इन मैं वही हाँ, चीज़ कर रहा था कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी। दलित कम्युनिटी के अंदर भी अगर कोई ऑप्रेस कम्युनिटी है तो दलित महिला है, दलित क्वेयर है वो। मतलब मैं भी कहीं ना कहीं विद इन, मैं काफ़ी चीज़ों में ऑप्रेस हो सकता हूँ, लेकिन विद इन कम्युनिटी मेरे पास भी, बीइंग अ मेल, मेरे पास भी कुछ प्रिविलेजेस हैं जो हमारी सोसाइटी हमको पेट्रियार्की के थ्रू दे रही है। महिला के पास नहीं है। महिला के पास नहीं है, और वही उस चीज़ को और अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। सही। ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बड़ा ह्यूमन राइट्स वॉच है, सुना होगा आपने इसका। जी बिल्कुल सुना है। Human Rights Watch has documented the use of sexual abuse and other forms of violence against Dalit women as tools by landlords and the police to inflict political lessons and crush dissent and labor movements within Dalit communities. तो बिहार के अंदर 1997 में रणवीर सेना, बिहार एंड तमिलनाडु, women have been beaten, arrested and sometimes tortured during violent search and raid operations on Dalit village in recent years. मुझे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो मुझे जल्दी से दो बिल्कुल रॉ बात बता दो एकदम, ताकि येस और नो में भी आंसर दोगे तो चलेगा। जस्ट बिकॉज दे आर दलित दैट्स व्हाई दे आर बीइंग sexually assaulted and raped, or there can be also another reasons for it? Their answer is yes, because they are Dalit, they are undereducated, they are underconfident, because all of these things, because systematically we have posed them in that corner. ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे हमने गाड़ियों के पीछे जाट गुजर लिखे हुए बहुत बार देखा है, राइट? तो अब जाटा, वाल्मीकि, ये सब लिखना शुरू हो गया है। डू यू थिंक ये एक पावर का प्रदर्शन है, या ये ऑपरेसर ऑपरेस्ड को रिवर्ट कर रहा है कि देखो मैं भी ये कर सकता हूँ, या बिकॉज द पावर डायनेमिक दे वांट टू एक्चुअली शोकेस देयर पावर डायनेमिक्स नाउ? जी, सबसे पहली चीज तो ये होता है कि ये शुरुआत किसने करी। ठीक है, बट मैं करूँ, मतलब व्हाट एग्जैक्टली do you think? Is it like, are they showing their power dynamics, or is it just like they want to tell that? They are psychologically telling you that we are the one who is the oppressed caste and we are proud of it. And you, लॉजिकली यू शुड बी ashamed of it कि आपके एंसेस्टर्स ने हम पे अत्याचारी रहे हैं और तमाम वो चीज़ें करी हैं कि आपको तो शर्म आनी चाहिए।
आपको तो अपने सरनेम छोड़ देने चाहिए अगर आप उस तरीके से डिबेट करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर Ancestors नहीं, मैं आपको बीच में टोकता रहूंगा, जी इसलिए आप बताओ प्लीज। मुझे ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर मुझसे कोई आदमी बोलता है कि भाई हमारे एंसेस्टर ने तो मना नहीं करा था तुम्हें पढ़ने से, बिल्कुल, तुम्हें तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ये किताब हम नहीं लोगे। मैं इसी से एग्री करता हूँ कि सभी सभी सवर्ण क्लास के लोग जो हैं ऑपरेसर नहीं होते हैं, नहीं, वो कह रहे और हैं कि उनके लिए किसी ने नहीं कहा तुम्हें। उनके लिए हेट्रेड भी नहीं है, लेकिन नहीं, देखिए, वो कह रहे हैं किसी ने भी नहीं कहा तुम्हें। नहीं ऐसा होता है ना कि आप एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है क्या कि सिस्टम बना हुआ है? सिस्टम जैसे कहते हैं सोशली जो कहते हैं हम कि सोशली बैकवर्ड हैं। सोशली बैकवर्ड ऐसा थोड़ी है कि कोई पीछे बिठा के रख गया होगा। वही। सिस्टमेटिकली हाँ। आप इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि आपके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, और कुछ लोगों के प्रिविलेजेस हटा दिए गए। फॉर एग्जाम्पल कि मिनिमम वेजेस हमारे इंडिया के अंदर, मिनिमम वेजेस की जरूरत किसको पड़ रही है? गरीब सेक्शन को। गरीब सेक्शन है कौन? जाति से क्यों भाग रहे हो आप? जो हमारे बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं वो भी तो गरीब हैं। मैं तो बोलता हूँ मिनिमम वेजेस को आप बढ़ा बुद्ध दीजिए क्यों ना। नहीं, बौद्ध क्यों बन रहे हैं फिर? बौद्ध क्यों बन रहे हैं? हिंदू क्यों नहीं बन रहे? बाबा साहब ने सारी चीज़ों का, सारे रिलीजन्स का उन्होंने एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा कि एक बुद्ध की टीचिंग्स जो हैं या बुद्ध के प्रिंसिपल जो हैं वो उनके समाज के लिए, हमारे समाज के लिए ठीक रहेंगे, तो उन्होंने बुद्ध की शरण में वो गए। और लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हमें एक डिग्निटी की एक लाइफ चाहिए, सम्मान की वो चाहिए, जो हिंदुइज्म में, एक्सेप्टेंस। वो हिंदुइज्म में नहीं दिखती उन्हें शायद इतनी। पुरानी जितनी भी चीज़ें जैसे टेम्पल एंट्री ऐसी बैन है, आज की डेट में अगर अगर किसी मंदिर के अंदर अगर दलितों को अगर नहीं बुलाया जाएगा तो उनको भी तो सम्मान चाहिए। ट्रू। लेकिन राइट। जहाँ लेकिन उस मैं आपको साथ में ये भी कहता हूँ कि काफ़ी दलित हैं जो हिंदू धर्म को भी फॉलो करते हैं। हाँ। अगर उनको वो चीज़ फॉलो करनी है, उनको सम्मान मिल रहा है, तो वो उस चीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि दलित जो है एंटी हिंदू नहीं है, ट्रू। दलित जो है एंटी मुस्लिम नहीं है, ना इस चीज़ को आप बाइनरी में बांट सकते हैं। ट्रू। दलित की एक अपनी एक पहचान है, अपना एक उनका एक डिग्निटी, जो कहते हैं, मैं बार बार डिग्निटी शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा चीज़ वो मैटर करती है। कहने का मतलब ये है कि एक एक आदमी को आप पैसा दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं, उसके बाद ही वो दलित ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप उसकी जाति को नहीं छोड़ रहे ना। आप बोलेंगे वो नहीं छोड़ रहा, मैं कहता हूँ समाज नहीं छोड़ने दे रहा। छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ दिन पहले काफ़ी सेलिब्रेशन हुआ कि फर्स्ट हमारी जो है विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। काबिल तारीफ चीज़ है, होनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था उस टाइम पे, मैंने कहा जब से सुप्रीम कोर्ट बना है और आज तक दलित विमेन सुप्रीम कोर्ट जज कितनी बनी है? आप मेरे को आंसर बता दीजिए। चीफ जस्टिस इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे कितनी दलित महिला पहुंची है वो बता दीजिए। काफी ज्यादा। जीरो। आंसर इज जीरो। कंटेम्प्ट कर रहे हो आप काफी ज्यादा। नहीं कंटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो मैं तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना। हाँ, नहीं सही कह रहे हो आप। कंटेम्प्ट तो तब होता है जब मैं कुछ ऐसी चीज बोलूँ कि कंटेम्प्ट ही लगेगा ये सुनने में लोगों नहीं को कि नहीं नहीं, क्यों सब किसी कोई को दलित। उसका रीजन ये है कि हमारी दलित समाज की महिलाओं को एडवोकेसी के अंदर इस तरीके से सुविधाएं ज़्यादा देनी चाहिए कि वो लोग अच्छी प्रैक्टिस स्टेब्लिश करें, वो लोग और जल्दी सीनियर एडवोकेट बने, वो लोग बेंच पे पहुंचे, उनका फिर उसके बाद काफी सुप्रीम कोर्ट बने। फारफेच्ड है ये। अभी तो एम्पावरमेंट में जो ये और सीढ़ी फिर है। मैं बोल देता हूँ हाँ। आपको, ये चीज़ बेटर होगा कि आप किसी एक पॉडकास्ट करें कि दलित महिला जो वुमेन हो, नहीं, मैं चाहता सॉरी हूँ। जो एडवोकेट हो, मैं चाहता वो हूँ और भी ज़्यादा आपको मैं सिस्टम के अंदर चाहता की हूँ चीज़ें मैं बता चाहता सकती हूँ हैं। नीचे का नाम तो सुना होगा आपने। किसका? नीचे, फेडरिक नीचे। जी मनुस्मृति को लेके उनके विचार बताता हूँ आपको। फ्रेडरिक नीचे ने बोला मनुस्मृति अफर्मेशन ऑफ लाइफ, मॉरल डॉक्ट्रिन एंड हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर। ही प्रेज्ड मनुस्मृति। क्रिटिसिज्म था उनका वही कास्ट सिस्टम एंड ऑब्सेसिव एडिक्ट्स अगेंस्ट दी थिंग्स। Comparison to Christianity, he said that Manusmriti is better. On the contrary, एंड यू आर ट्राइंग टू से लेसर एविल, इज दैट व्हाट यू मीन? he was trying to say that it is sort of lesser level. Also, when we talk about खुली गया, लो रुको आप एक सेकेंड। तो जब इस पे बाबा साहब ने द bonfire of Manusmriti was very intentional. It was a very cautious and a drastic step. And then Nietzsche said, close the Bible and open the Manusmriti. It has an affirmative of life, a triumphing, agreeable sensation in life. देखो मनुस्मृति को लेकर मेरा एक ही स्टैंड है। क्या?
बाबा साहब का जो स्टैंड था वही हमारा स्टैंड है, और वो इसलिए नहीं क्योंकि बाबा साहब ने करा, बाबा साहब ने जिन आधारों पे करा वो आधार को हम भी सही मानते हैं, और हम लोग मनुस्मृति को एक्सेप्ट ना करते हैं ना करेंगे, ठीक है, ना हम उसके बिलीवर हैं। राइट, बट जो लोग उसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं और फिर वैसे अगर उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनका, तो उनको है ना उस सबसे पहले उस मनुस्मृति को ना पढ़ना चाहिए, और खुद से फिर ये सवाल पूछना चाहिए, क्या इसमें जो लिखा है सही लिखा है? और अगर आप बोलते हो उसमें सही लिखा है, तो क्या आप ऐसा इंसान बनना चाहते हो क्या? आफ्टर ऑल हम क्या करना क्या चाह रहे हैं? अगर हमारा लार्जर गोल है, एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहते हैं ना कि जहाँ पर बेहतर इंसान रहें, तो क्या आप अपने आप को वहाँ पे फिट मानते हैं क्या? जहाँ दूसरे वर्गों को मनुस्मृति जिस तरीके से वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन करता है, ऐसे इंसान आप बनना चाहते हैं कि जो ऐसे थॉट प्रोसेस को जो सपोर्ट करेगा? ठीक है, ठीक है।